हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आइए आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो संधारित्र के बारे में बात कर चुके थे और संधारित्र को जाने थे कि संधारित्र क्या होता है। उसके हम लोग प्रकार के बारे में बात किए थे, उसके सिद्धांत के बारे में बात किए थे कि वो कैसे उसको तैयार किया जाता है, संधारित्र को कैसे हम लोग जो है रचना कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। उसके प्रतीक के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रकार का संधारित्र जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोग जो है इस प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे और इसकी धारिता जो सी का मान होता है, कैपेसिटेंस होता है, उस कैपेसिटेंस का हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे, धारिता का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है समांतर प्लेट संधारित्र को हम परिभाषित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र में मतलब कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की रचना जो है धातु की दो प्लेटों से हुई होती है, धातु की दो प्लेटों से होती है। और इसमें धातु की जो दो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, इसीलिए इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आप इसको जो है समझ सकते हैं कि इसमें क्या होंगे, इसमें दो प्लेट होंगे, क्या होंगे, दो प्लेट होंगे जो एक दूसरे के परस्पर समांतर रखे जाएंगे। तो हमने माना कि दो प्लेट हैं एक्स और वाई, जो दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। इनकी जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं कितना, डी मान लेते हैं। और ये इसको यहाँ पे रखा गया, स्टैंड पे रखा गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो एक्स वाला है, एक्स वाले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। मान लीजिए कि वायर के माध्यम से इसको जो है यहाँ से बैटरी के माध्यम से, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बैटरी से क्या करते हैं, प्लस टर्मिनल के माध्यम से इसको प्लस आवेश दिया जाता है। तो जब हम इसको प्लस देंगे, प्लस आवेश देंगे तो क्या होगा, हम इसको प्लस आवेश दिए हैं तो क्या होगा, इस प्लेट को इसके निकट रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये उदासीन प्लेट है। जब ये उदासीन प्लेट है तो इसके निकट जो है इधर माइनस आवेश आ जाएंगे, इधर माइनस आवेश आ जाएंगी। और ये क्या करेगा, ये धन आवेश जो है इसके पास जो भी ये जो धन आवेश है, इसके पास जो भी धन आवेश है उसको इस दिशा में प्रतिकर्षित कर देगा। अब हम क्या करते हैं, जो वाई प्लेट है उस वाई प्लेट को हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देंगे, वाई प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देंगे वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पृथ्वी से संबंधित कर दिया, पृथ्वी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये सभी धन आवेश जो है ऋण आवेश को, अर्थात पृथ्वी के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ऋण आवेश होंगे, उन सभी ऋण आवेशों को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा और ये सबको उदासीन कर लेगा। अर्थात वाई प्लेट पर केवल कौन सा आवेश बच जाएंगे, केवल और केवल जो है ऋण आवेश बच जाएंगे। तो इसके पास धन आवेश हो जाएंगे और इसके पास ऋण आवेश हो जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, एक आप बात ध्यान रखें कि इसके पास जितना आवेश होगा धन आवेश, उतना ही इसके पास ऋण आवेश भी होगा। यदि इसके पास प्लस क्यू आवेश है तो इसके पास कितना होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। इन बातों को जो है आप याद रखें, ध्यान में रखें। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये हो गया। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में, इसकी परिभाषा जो है हम बोल दे रहे हैं, आप इसकी परिभाषा जो है आप लिख लेंगे, 2 लाइन बोल रहे हैं, लिखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की रचना धातु की दो प्लेटों को दो पृथ्वी स्टैंडों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर रखकर की जाती है। इस संधारित्र में प्लेटें परस्पर समांतर रखी जाती हैं, इसीलिए इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। मतलब कि इसमें दो तो प्लेट होंगे परंतु वो दोनों ही जो है एक दूसरे के समांतर रखे जाएंगे, इसीलिए इनका नाम पड़ा है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम इसकी धारिता जो सी का जो मान होता है उसको हम लोग निकालेंगे। सी का मान कैसे निकालते हैं, तो निकालने की विधि हम लोग पहले भी जान चुके हैं। एक हम गोलीय चालक के लिए गोलीय चालक की धारिता निकाले थे, जिसका परिमाण हमें मिला था C बराबर 4πε0 × R मिला था। उसको हम कैसे निकाले थे, उसको निकाले थे पहले हम लोग विभवांतर निकाल लिए थे और उसके बाद से जो धारिता का सूत्र होता है, इस सूत्र पे हम V का मान रख दिए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे V का मान रख दिए थे तो हमें क्या हो गया था, मिल गया था। तो ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना है। हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका विभवांतर निकालेंगे और जब विभवांतर निकालेंगे तो हम विभवांतर का मान यहाँ पे रख देंगे इस सूत्र में, हमें धारिता जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। उसके पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ कुछ याद दिलाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। तो जब धनावेश है और ऋणावेश है तो इनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर हो जाएगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये एक समान होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है जिसका परिमाण हम लोग मान लेते हैं कितना, E। ठीक है, ये क्या है, तो ये दो प्लेट है
दो प्लेट है, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है। हम इसके पहले जो है पहले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर में क्या किए थे, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। आपको याद होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास क्या, यदि हमारे पास जो है कोई एक अनंत विस्तार का समतल चादर है, तो जब अनंत विस्तार का समतल चादर है तो उसके निकट अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र मिलता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है। ठीक है, ठीक इसी का उपयोग करके हम लोग जो है क्या करते हैं, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, जो एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। ये हमने माना कि धनावेशित प्लेट है, इसको माना हमने कि ऋणावेशित प्लेट है। हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कोई बिंदु अगर ए है वहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इनके बाहर भी अगर कोई बिंदु बी है यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, और इधर भी कोई बिंदु सी है तो इधर भी निकाल सकते हैं। परंतु जब हम बी पे निकालेंगे और ए पे निकालेंगे तो इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। इसको आपने पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, या नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे याद दिलाएं कि यदि माने कि यहाँ पर इसके पास जो है, अगर यहाँ पे अगर निकालना चाहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला प्लेट है ये दूसरा प्लेट है, तो पहले प्लेट के द्वारा जब निकालेंगे तो ये धनावेश है, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगा E1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम इसके द्वारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आवेश है इसके अंदर की तरफ हो जाएगा E2। ठीक है, हम E1 और E2 का मान क्या रखेंगे, तो ये जो समांतर ये जो निकला है, जो अनंत विस्तार के जो चादर के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकला है वह E1 का मान हो जाएगा, और वही E2 का भी मान होगा। मतलब कि जो प्लेट है इसको हम लोग अनंत विस्तार के रूप में हम मान सकते हैं और उससे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यदि हम यहाँ पे निकालते हैं तो यदि E1 का मान कितना हो जाएगा, यदि E1 का मान जो है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, आप प्लस इस बिंदु पे हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं अर्थात दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, अगर ये E हो जाएगा किसके बराबर, ये E हो जाएगा बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। परंतु क्या है, E1 इस दिशा में है और E2 इस दिशा में, तो क्या हो जाएगा, एक का मान माइनस में तो E2 का मान माइनस में, तो E2 का मान माइनस में, तो E1 में से E2 को घटा देंगे, तो E1 में से जब E2 को घटाएंगे तो दोनों का मान क्या है, दोनों का मान समान है। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब E का मान कितना हो जाएगा, बिंदु बी पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, परंतु जब इन दोनों के बीच हम निकालते हैं तो यहाँ पे 0 नहीं होता है। इन दोनों के बीच जब निकालेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं इसके द्वारा तो ये इस दिशा में हो जाएगा, ऋण आवेश की दिशा द्वारा निकालते हैं तो वो भी उसी दिशा में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, धन आवेश है। धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा है बाहर की तरफ होती है, ऋण आवेश के लिए अंदर की तरफ होती है। तो ऋण आवेश यहाँ पर है तो ऋण आवेश उसी दिशा में, मतलब कि वो होगा, धन आवेश बाहर की तरफ होगा। तो इस प्रकार से देखिए बिंदु बी पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वह E बराबर हो जाएगा कितना, E1 प्लस E2। E1 का मान कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों का परिमाण समान है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों को ही जोड़ देंगे। भाई ये 1/2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, ये भी 1/2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, मतलब कि ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधा मिलकर पूरा हो जाएगा, ये हमारा परिमाण हो जाएगा ये। तो दो प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस बात को याद रखें, इसका उपयोग किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है। तो आप इसके पहले जो है जब हम क्या पढ़े थे, जब हम विभव प्रवणता पढ़े थे वहां पे हम बात किए थे दो प्लेटों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितने के बराबर होती है, तो वो V अपान D के बराबर होती है। और इसको हम यहाँ पे भी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर E इंटू D हो जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर भी निकाल सकते हैं दो प्लेटों के बीच। ठीक है, तो इस बात को आप जो है ध्यान में रखें, इसको आप बढ़िया से एकदम याद रखें आप लोग। ठीक है, तो ये बातें सभी को समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं बाबू, अब हम जो है यहाँ पे इसके जो है इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे फिर से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो है इसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो सूत्र प्राप्त करने के लिए हम इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे फिर से। तो देखिए इसको मिटाते हैं, इन सूत्रों को याद रखें, विभवांतर के लिए ये सूत्र याद रखें और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोनों के बीच में कितना होगा, तो ये E का मान हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो है बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, हम क्या कर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप हेडिंग में क्या लिखेंगे, इसके बाद जो परिभाषा लिखे उसके नीचे फिर से एक हेडिंग देंगे छोटा सा, आप उसमें हेडिंग में लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब हम जो है इस फिगर के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हम धारिता निकालेंगे, C का मान निकालेंगे। तो थोड़ा हम इस फिगर के बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इस फिगर के बारे में आप 2 लाइन जो है कॉपी में नोट करेंगे। आप लिखेंगे इसमें, माना
एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x व y से मिलकर बना है, जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a तथा उनकी बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक k है। प्लेट x को प्लस q आवेश दिया गया है तथा प्लेट y को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। x तथा y प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो पहला प्लेट है इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं और इस दूसरा जो प्लेट है इसको हम पृथ्वी से संबंधित कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये पृथ्वी से संबंधित कर दे रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हम माने कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल ये मानते हैं और इसका भी क्षेत्रफल ये मानते हैं। ठीक है, और इस पे पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होगा वो कितना होगा, प्लस सिग्मा, और इस पे कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, तो जहां आप देखिए उसके नीचे जो लिखे हुए आप उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो ध्यान दीजिए आप लिखेंगे जहां सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। मतलब कि सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम कैसे परिभाषित करते हैं उसको भी हमने पढ़ रखा पहले ही चैप्टर में कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश की मात्रा होती है उसी आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे सिग्मा बराबर Q अपान A हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो दो प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अभी उसके लिए हम व्यंजक लिखे थे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चूंकि आप ध्यान दीजिए ये क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है, इसलिए यहाँ पे आप के का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पे के लग जाएगा। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये आपका जो है सूत्र हो जाएगा किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक इसी प्रकार इन दोनों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है इसको भी हम ज्ञात कर चुके हैं। कितना होता है, दो प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो V बराबर होता है E इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर E का मान रखेंगे। E का मान कितना है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। यहाँ पे E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, तो जब E का मान रखेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, E का मान कितना है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा D। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा का भी मान रख देंगे। सिग्मा का मान कितना है, Q अपान A है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रखने पर, चाहे आप एक ही बार लिख सकते हैं, एक ही बार में ई तथा सिग्मा का मान रखने पर, तो दोनों को आप यहीं पे रख देंगे, उस तरह भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा बराबर V बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान कितना है, Q अपान A है और नीचे क्या है, के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है। अब देखिए ये A नीचे आ जाएगा, D ऊपर ही रह जाएगा, तो V बराबर कितना मिलेगा, V बराबर आपको मिल जाएगा Q इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। के ए नीचे आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये D ऊपर ही रह जाएगा। ये विभवांतर का मान हो गया। इसको हम जो है इसको हम मान लेते हैं, चलिए ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, ये V का मान हो गया। अब हम धारिता की परिभाषा से जानते हैं, लिखेंगे संधारित्र, या ऐसे लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर हम जानते हैं, C बराबर कितना होता है, तो C बराबर होता है हमारा Q अपान V होता है। V का मान हम कितना निकाले हैं, V का मान इतना निकाल रखे हैं, तो लिखेंगे V का मान रखने पर, V का मान रखने पर आप यहाँ पे लिख दीजिए एक लाइन और, समीकरण 1 से V का मान रखने पर जब V का मान रखेंगे तो C बराबर क्या मिलेगा, Q अपान D। V का मान कितना है, Q इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट जाएगा और ये पूरा मान जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर कितना मिलेगा आपको, C बराबर मिलेगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी।
ये जो सूत्र जो मिला है, जो बाबू जो व्यंजक मिला है, ये किसी परावैद्युत माध्यम में उसकी प्लेटो का क्या है, धारिता है, प्लेटो का धारिता है। तो इसको आप याद रखें, ठीक है, ये जो है आप याद रखिए, इसको ध्यान में रखें अच्छे से, ठीक है। तो धारिता कितनी होती है, तो सी की धारिता जो है वो हो जाएगी Ka/ε0/d। के क्या है तो परावैद्युतांक है, ए क्या है तो प्लेटो का क्षेत्रफल है, और डी क्या है तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और ε0 क्या है तो ये वैद्युत, आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब परावैद्युतांक माध्यम होगा तो उसके बीच धारिता कितनी होती है, तो सी बराबर होता है Ka/ε0/d होता है, ठीक है। यही मान लीजिए कि ये क्या हो, इनके बीच में परावैद्युत कोई पदार्थ न हो, अर्थात वायु हो, तो वायु के लिए धारिता कितनी हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1। जब के बराबर 1 हो जाएगा तो सी बराबर आपको मिलेगा A/ε0/d। ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी सूत्र हो जाएगा आपका किसके लिए, तो ये वायु के लिए। पहचानने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, मतलब कि C0 लिख देंगे या C0 पढ़ेंगे। तो C0 को हम क्या कहेंगे, तो ये वायु की धारिता, मतलब कि यदि समांतर प्लेटों के बीच क्या है, अगर वायु भरा है तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, उसकी धारिता जो है C0 बराबर हो जाएगा A/ε0/d, मतलब के का मान जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या कोई परावैद्युत पदार्थ दिया है तो उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के का मान दिया रहेगा 6, 4, 5, 2, 8, 10, कुछ न कुछ जरूर दिया रहेगा सवाल में हल करने के लिए। अभी हम आपको अंत में क्वेश्चन भी देंगे जिसको आप हल करेंगे और उसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए, ध्यान दीजिए कि ये हमारा सूत्र मिला है। अब देखिए हम इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण हम 1 माने हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं और इसको समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम चाहें तो इसकी धारिता, ये जो परावैद्युतांक माध्यम है के, उसका मान भी निकाल सकते हैं कि उसका मान कितने के बराबर होता है या उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद से हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पर इसके आगे आपको ध्यान देना है ये। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमें के का मान मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 3 से भाग देंगे। तो जब इसमें भाग देंगे तो समीकरण 2 है ऊपर लिख देंगे, इसको कितना है तो C/, देखिए समीकरण 2 को ऊपर लिखते हैं तो है आपका कितना Ka/ε0/d, और नीचे आएंगे तो समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये है आपका A/ε0/d। देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा, d से d कट जाएगा, क्या बचा की, तो C/C0 किसके बराबर है, की, मतलब कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक की किसके बराबर होता है, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो है, आप ध्यान रखिए कि समांतर प्लेटों के बीच, मतलब उस संधारित्र के उस माध्यम की धारिता, मतलब कि उस माध्यम की धारिता तथा उसी आकार के संधारित्र के निर्वात की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि यह क्या है, यह C क्या है, तो यह C जो है जिस माध्यम की, मतलब जिस माध्यम में रखा गया है, मान लीजिए कि अगर अभ्रक होता तो अभ्रक की जो धारिता होगी, अभ्रक का जो परावैद्युतांक होगा वह किसके बराबर होगा, तो अभ्रक में, ठीक है ना, प्लेटों के बीच अभ्रक में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है, वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा आप जो है के का परिभाषा आप लिख सकते हैं, अतः में करके मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी अतः में करके के की परिभाषा आप लिख सकते हैं। आप इसमें लिखेंगे अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार की वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। क्या है परिभाषा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार की वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, इसके के परिभाषा हो जाएगा। इसके का परिभाषा जो है आप इस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सूत्र याद रखिए, सूत्र हम लोग याद कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा सूत्र बेसिक सूत्र है, इसका भी उपयोग करेंगे जब धारिता कहेगा, मतलब कि कहेगा कि उसको परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है तो ये सूत्र लगाएंगे, जब कहेगा वायु में रखा गया तो आप ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक इसी पे लेते हैं, उसको भी समाप्त करते हैं आज, ठीक है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं बाबू। अब ध्यान देते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है जो धारिता है, संधारित्र की धारिता मतलब कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगा उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके निम्न कारण हो सकते हैं, इसके निम्न कारक हो सकते हैं। पहला क्या, देखिए सूत्र के अनुसार चलिए आप अभी सूत्र क्या पढ़े, सी बराबर पढ़े के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट का मान तो बदलने वाला नहीं है, क्या क्या बदल सकता है, के का मान बदल सकता है, ए का मान बदल सकता है और डी का मान बदल सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा धारिता होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो किस पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करेगा। तो देखिए किस प्रकार निर्भर है, सी बराबर है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, तो मतलब कि सी क्या है, सी अनुक्रमानुपाती होगा ए के। मतलब कि अगर ए का मान हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ए का मान बढ़ाते हैं तो धारिता भी बढ़ जाएगा। अब धारिता कैसे बढ़ेगा, इस बात को कैसे परिभाषित करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यदि हम प्लेट की जो प्लेट है, प्लेट के क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तो जब प्लेट के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा उसका मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, उसका मान घटेगा। देखिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल जो सिग्मा है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। अगर क्या करते हैं हम इसका मान बढ़ाते हैं, जब इसका मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका मान, जब ए का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, सिग्मा का मान घटेगा। और जब सिग्मा का मान घटेगा तो आप ई बराबर क्या पढ़े, ई बराबर पढ़े सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो है इसका मान बढ़ा रहे हैं तो सिग्मा का मान घट रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है। जब पृष्ठीय आवेश घनत्व घटेगा तो हमारा ई का मान घटेगा, ई का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, सिग्मा भी यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, और जब ये घटेगा तो भी का मान भी घटेगा, भी का मान कितना होता है, भी बराबर होता है ई इंटू डी। तो यहाँ पे ये ई का मान घटेगा, जब ई का मान घटेगा मतलब कि भी का मान भी घट रहा है। और जब भी का मान घटेगा तो धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम धारिता सी बराबर जानते हैं क्या, क्यू अपान भी। तो देखिए यहाँ पे भी का मान घट रहा है तो ये क्या होगा, सी जो है बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ए जो है क्या है, तो जो सी है वो ए के अनुक्रमानुपाती है। तो कहने का मतलब कि ए को घटाएंगे तो भी, ए को घटाएंगे क्या होगा, धारिता घटेगा, और ए को बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को जो है आप ध्यान रखें। अब चलिए दूसरी बात लेते हैं। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात जो है जो दूरी होगा, दूरी दोनों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे प्लेटों के बीच के दूरी पर, बीच की दूरी पर कैसा होता है, तो उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा, डी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात डी के मान को घटाते हैं, जब डी को घटाते हैं तो क्या होगा, धारिता जो है, डी को घटाएंगे धारिता बढ़ जाएगा, डी को बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगा, डी को घटाएंगे डी का मान क्या होगा, घटेगा, तो क्या होगा, सी का मान बढ़ जाएगा, और डी का मान बढ़ेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को आप याद रखें, मतलब कि इस प्रकार ये क्या करता है, निर्भर करता है। कैसे इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ई के मान को, जो डी का मान है उसको बढ़ाते हैं, तो जब डी का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा, क्योंकि यार विभवांतर जो है वो डी के अनुक्रमानुपाती है। तो जब विभवांतर बढ़ेगा तो सी का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि क्या है, सी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है भी के। इस प्रकार ये जो है काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आप जो है ध्यान रखें। ठीक है, तीसरी बात जो है के, सी जो है वो क्या होगा, के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आप लिखेंगे सी जो है वो के अनुक्रमानुपाती होगा। के का मान बढ़ाने पर, के का मान बढ़ाने पर क्या होगा, सी का मान जो है बढ़ जाएगा। तो इन तीनों बातों पर क्या करता है, जो समांतर प्लेट की संधारित्र की जो धारिता होती है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो आप जो है हमने इनको भी परिभाषित कर दिया, इसको आप याद रखें बहुत अच्छे से। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, जो सूत्र पढ़े हैं उसी के आधार पर हम 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को हल करके आप उसका जवाब जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप देंगे, सभी लोग देंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर प्लेट संधारित्र की
एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ अवरक भरा है जिसका परावैद्युतांक 6 है। इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कह रहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैराड है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके प्लेटों के बीच वायु भरा है। क्या भरा है बाबू? वायु भरा है। उसके बाद से कह रहा है कि उसकी धारिता जो है कितनी है? 8 पिको फैराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? आधी कर दिया जाए, तो उनके बीच के स्थान में कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? मतलब कि कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में क्या है? वायु है। तो जब इसके बीच में वायु है तो इसकी जो धारिता है C नॉट का जो मान है ये कितना होता है? C नॉट बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो इसका परिमाण कितना होता है? तो इसका परिमाण कर कि दे दिया है कितना? 8 पिको फैराड दे दिया है। ठीक है। कह रहा है कि इसका परिमाण जो है वो 8 पिको फैराड है। ठीक है। और कह रहा है कि यदि हम क्या कर देते हैं, इन प्लेटों को, इस जो प्लेट की जो बीच की दूरी है ये कितनी है? D है यहाँ पे। तो कह रहा है कि इसकी दूरी को आधी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधी कर देते हैं और इस वायु के जगह पे कोई हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक K का मान जो है कितना है? 6 है। K का मान 6 है। तब उसकी धारिता कितनी होगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम C बराबर क्या लगाएंगे? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये सूत्र लगाएंगे। D के जगह पे क्या हो जाएगा? D अपॉन 2। D के जगह पे क्या हो जाएगा? D अपॉन 2 और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का मान दे रखा है कितना? 8 पिको फैराड दे रखा है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे? उसका मान रख देंगे। K का मान 6 है, यहाँ पे रख देंगे। देखिए इतने का मान क्या है? मिला हुआ है 8 पिको फैराड। चूंकि यहाँ पे क्या होगा? 1/2 होगा, तो 2 को तो हम अलग कर देंगे, ऊपर भेज देंगे। इसको हल करेंगे तो इसकी धारिता जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को हल करके आपको जो है जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक है। तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद से हम लोग जो है कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसमें भी एक हम लोग जो है अगला संधारित्र पढ़ेंगे और इसी के आधार पे जो है कुछ और हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।